Hi, good morning students. Today we are going to discuss about the first chapter of biology, living world. Firstly, we will discuss about the characteristic of living beings. What is the main features, what is the main character of living beings, living organism. We know that in our world only two type of components are present, either living और नॉन लिविंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस पूरे विश्व में, संसार में दो ही चीजें प्रेजेंट हैं, या तो वो चीज लिविंग कंडीशन में है या तो वो चीज नॉन लिविंग कंडीशन में है। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, और उसमें आपका पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में दो ही चीजें प्रेजेंट हैं, या तो वो चीज लिविंग कंडीशन में है या तो वो चीज नॉन लिविंग कंडीशन में है। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो हम जानते हैं लिविंग क्या है। एक्चुअली में लिविंग वो चीज होता है जिसमें लाइफ है। लिविंग वो है जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, जिसमें जीवन है वो लिविंग है, और जिसमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग का मतलब लाइफ प्रेजेंट है, नॉन लिविंग का मतलब उसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जीवन क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज में जीवन है, लाइफ है, और कहां पे लाइफ नहीं है। तो आज हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उनके कुछ विशेष, कुछ मूलभूत कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिनके आधार पर हम उनको नॉन लिविंग से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो आज हम आपको लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताएंगे और लिविंग बींग्स के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कैरेक्टर हैं, उनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो कि लिविंग बींग्स में हमको कॉमनली दिखाई देता है, वो है आपका ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी लिविंग बींग्स हो उसमें ग्रोथ हमको दिखाई देता है। हम जानते हैं चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में हमको ग्रोथ दिखाई देता है। उसकी बॉडी में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, जन्म लेता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड कंडीशन में जाता है, फिर एडल्टहुड कंडीशन में जाता है, फिर ओल्ड स्टेज में जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं समय समय पर उसकी बॉडी में परिवर्तन हमको देखने को मिलते रहते हैं। इसी तरीके से प्लांट में भी हम देखते हैं, एक छोटा सा सीड है, सीड में प्लांटलेट्स डेवलप होता है, फिर उस प्लांटलेट से आगे चलकर एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो कोई प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब में हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, मतलब एनिमल्स की बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। इसका मतलब कि एनिमल्स की बॉडी जो ग्रोथ करती है वो एक निश्चित समय तक, एक निश्चित एज तक ही ग्रोथ करती है। लेकिन जो प्लांट की बॉडी होती है वो पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ करती रहती है। जैसे हम लोग, अगर हम एनिमल्स की बात करें, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम जानते हैं हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा 16 to 17 और मैक्सिमम 18 ईयर तक ग्रोथ करती है। बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, लंबाई बढ़ती है। तो लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते रहते हैं। उनमें जो ग्रोथ का पैटर्न है वो इनडिटर्मिनेट होता है, अनिश्चित होता है, वो हमेशा होता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट में कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, जिनके बारे में भी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में आप लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए आप लोग कि जो ग्रोथ है ये सजीव जीवों का, सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्मों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर्स या कैरेक्टर है।
एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हैं जिनमें हमको ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन हम उनको नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, सॉरी हम उनको लिविंग नहीं कहेंगे, हम उनको नॉन लिविंग बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा माउंटेन की लंबाई भी बढ़ती है, पर्वत भी बढ़ते हैं, स्टोन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर लंबे समय तक उसको रख दिया जाए तो आप देखेंगे कुछ साल बाद, 10-20 साल बाद आप देखेंगे उसकी साइज कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लिविंग है, उसके साइज में जो इंक्रीमेंट हुआ एक्चुअली वो विटल एक्टिविटी के द्वारा नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट होते चले गए और जिसके कारण उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो सकता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, और जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है उसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ कॉमनली जो है नॉन लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है, जबकि जो इंटरनल ग्रोथ है जो कि एक विटल एक्टिविटी के द्वारा होता है वो हमको कॉमनली लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। और ग्रोथ एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा तरीका है कि वो नॉन रिवर्सिबल होता है। ग्रोथ अगर एक बार हो गया, बॉडी का शेप साइज अगर इंक्रीज कर गया तो फिर वो वापस डिक्रीज होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का पैटर्न है वो इरिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ जो कि लिविंग बींग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टर है, हमको देखने को मिलता है लिविंग बींग्स में, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में ये चीज हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो ये आपका पहला फीचर्स आपको समझ में आया जो कि हमको कॉमनली लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स या नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि हमको लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है, वो आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है आप लोग जानते ही हैं, आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन। री मतलब री मीन्स पुनः, फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करना। तो हम जानते हैं कि संसार में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, है कि नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है इस पृथ्वी पर अपनी जातियों को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वो अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देने की प्रवृत्ति रखता है, अपने ही जैसे नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करते रहते हैं और वो नई नई संतानों को उत्पन्न करते रहते हैं, और वो संतानें फिर आगे चल करके फिर नई संतानों को उत्पन्न करती हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है और पृथ्वी पर जो जातियां हैं वो बनी रहती हैं। ठीक, अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो इस पृथ्वी पर हमें आज कोई भी लिविंग बींग्स दिखाई ना देते। ठीक, तो पृथ्वी पर आज जितने भी स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो जातियां आज तक बनी हुई हैं और फ्यूचर में, भविष्य में भी वो बनी रहेंगी। ठीक, और जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी संख्या को दो तरीके से बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न दो तरीके से करते हैं। वो पहला मेथड है एसेक्सुअल मेथड और दूसरा मेथड है सेक्सुअल मेथड। तो कुछ लिविंग बींग्स एसेक्सुअल तरीके से, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड से अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, और कुछ लिविंग बींग्स सेक्सुअल मेथड से अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। एसेक्सुअल मेथड ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोस्टली जो यूनिसेलुलर है या जो लोअर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, उनमें देखने को मिलता है, जबकि जो सेक्सुअल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर जो हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिनके बारे में आप अभी आगे अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हमको कॉमनली लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है वो है मेटाबॉलिज्म। अब आप ये सोचेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, उपापचय। मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू होता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे एक्सक्रीशन, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस या जितने भी फंडामेंटल फीचर्स, कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म भी
दो प्रकार का होता है, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरीके से होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसका मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक विनाशात्मक प्रक्रिया है। कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी को रिलीज कराया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, या कह सकते हैं कि यह डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, अब रेस्पिरेशन में आप देखिए फूड में जो एनर्जी रिलीज स्टोर है वो एनर्जी रिलीज करा दी जा रही है, फ्री करा दी जा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आप फोटोसिंथेसिस देख लीजिए, उसमें एनर्जी को स्टोर करने का काम किया जा रहा है, ठीक। तो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम, एनर्जी को रिलीज करने का काम, या कुछ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है? कैटाबॉलिज्म है, और इंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है? एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी को स्टोर किया जाता है या नई नई चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। और जबकि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी को रिलीज कराया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसकी एक विनाशात्मक प्रक्रिया है, ठीक। तो सीधा सीधा एक वर्ड में देखा सकते हैं, कैटाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने जाना, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आ जाता है। कैटाबॉलिज्म एक क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, विनाशात्मक प्रक्रिया है। एनाबॉलिज्म क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी चीज का निर्माण होता है, किसी चीज का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। और जबकि कैटाबॉलिज्म में कोई चीज क्या होती है? टूटती है, विखंडित होती है, ठीक। ओके, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में होने वाला एक प्रोसेस है, जो कि लिविंग बींग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम अगर अगले फीचर्स की बात करें जो कि लिविंग बींग्स में हमको दिखाई देता है, वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी का जो यूनिट होता है वो सेल होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज सेल। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिट है, वो क्या है? सेल है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। उसकी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। जबकि जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल के नहीं बने होते हैं, उनकी बॉडी का कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं होता। जबकि लिविंग बींग्स की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल से शुरू होता है, सेल से स्टार्ट होता है, ओके। और सेल के बारे में भी आप लोग अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं जो कि हमको कॉमनली लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता या चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना अवस्था, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस पाया जाता है। वो कॉन्शियसनेस होते हैं या वो सेंसिटिव होते हैं, वो उनके आसपास, उनके इन्वायरमेंट में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वो उसको महसूस करने की क्षमता रखते हैं, वो उसको फील करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। अब ये मत समझिए कि सिर्फ एनिमल्स ही फील कर सकते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर है तो सनफ्लावर भी रिस्पॉन्स दिखाता है सनलाइट के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। छुई मुई का पौधा है, देख लीजिए, माइमोसा प्लांट, टच करते हैं तो उसके लीफ क्या होती हैं? श्रिंक हो जाती हैं। कोई एक, मान लीजिए हम पंपकिन लेते हैं, पंपकिन या बटल गार्ड ले लेते हैं, बॉटल गार्ड, उसके टेंड्रिल के पास एक छोटा सा स्टिक या कोई ऑब्जेक्ट ले जाकर रख देते हैं तो उसके टेंड्रिल्स क्या करते हैं? उसको चारों तरफ से लपेट लेते हैं,
है कि नहीं? तो इसका मतलब वो भी रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, उनमें भी सेंसिटिविटी है। सिर्फ एनिमल, हाँ एनिमल में जो सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ा सा हाईली डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होने के कारण वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स बहुत एक्टिवली दिखाते हैं, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स शो करते हैं, दिखाते हैं। जबकि प्लांट में जो रिस्पॉन्स दिखाया जाता है वो थोड़ा स्लो दिखाया जाता है, बट दिखाया जाता है। ओके, हम कह सकते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स शो कॉन्शियसनेस और ऑल लिविंग बीइंग्स शो सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सभी लिविंग बीइंग्स कॉन्शियस होते हैं या सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जबकि नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। अब अगर हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें जो कि हमको लिविंग बीइंग्स में दिखता है, वो है आपका रेस्पायरेशन। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां तक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इतने जो फीचर्स थे ये लिविंग बीइंग्स के मेजर फीचर थे, मेजर कैरेक्टरिस्टिक थे। मतलब इतने कैरेक्टर्स हर एक लिविंग बीइंग्स में हमको दिखाई देता है। ठीक है, जबकि ये जो नीचे आप पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिज्म इसको दिखाएंगे, मोस्टली लिविंग बीइंग्स इस कैरेक्टर को शो करेंगे, बट कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। बट ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, जो मुख्य विशेषताएं हैं लिविंग बीइंग्स में दिखने वाली, इतनी विशेषताएं हमको कॉमनली सब में दिखेंगी। इसमें एक्सेप्शंस हमको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लगभग न के बराबर। जबकि ये जो नीचे हम आपको बताने जा रहे हैं फीचर्स, वो कुछ ज्यादातर लिविंग बीइंग्स शो करेंगे, बट हाँ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं जो उसको शो न भी करते हो। ठीक है, तो मतलब वो कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो अब हम अगर बात करें तो ये आपका मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम आपको कुछ माइनर कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहे हैं। तो पहला आपका है रेस्पायरेशन। जैसा कि हम जानते हैं हर एक लिविंग बीइंग्स रेस्पायरेशन को दिखाता है, या हर एक लिविंग बीइंग्स रेस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है। अच्छा, रेस्पायरेशन क्यों किया जाता है? रेस्पायरेशन करने का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो रेस्पायरेशन करने का मेन उद्देश्य यही है, एनर्जी को प्राप्त करना। कहां से एनर्जी प्राप्त करना? तो हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो भोजन लेने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद फूड डाइजेस्ट होता है। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में फूड लेते हैं, फूड का डाइजेशन होता है, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के सेलों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या सेल के द्वारा ले लिया जाता है। अब वो फूड जो कि हमारी बॉडी में है, उस फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर है। अब उस फूड से उस केमिकल एनर्जी को रिलीज कराना रेस्पायरेशन से ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, उस फूड में जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमको तभी मिल पाएगी जब हम रेस्पायरेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद उस फूड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उस फूड को ब्रेक करता है, और उस फूड को जब वो ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बाई प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज की जाती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जबकि एनर्जी का हमारी बॉडी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एटीपी को, हमारी बॉडी में एनर्जी को एटीपी में स्टोर कर लिया जाता है, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो रेस्पायरेशन करने का मेन उद्देश्य यही है, एनर्जी को रिलीज कराना फूड से। ठीक, तो हम जानते हैं कि रेस्पायरेशन दो तरीके से होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन से ही फूड को ब्रेक कर देते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फूड को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज कराते हैं। ओके,
तो हम कह सकते हैं जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो एरोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, और ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एनाएरोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन के बारे में भी आप लोग अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो आपने देखा रेस्पिरेशन के बारे में भी फिलहाल। अब हम लोग अगले फीचर्स की बात करेंगे जो कि है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो एज वी नो दैट ड्यू टू मेनी टाइप ऑफ विटल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, many type of unwanted materials or waste products are formed, and if these unwanted materials stay in our body, they are very harmful for us. So it is necessary for us these unwanted materials are removed from our body. Okay, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या विटल एक्टिविटीज के द्वारा बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स या हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है, बन जाते हैं। और वो अनवांटेड मटेरियल्स अगर हमारी बॉडी में रहें, अगर वो इकट्ठा होते रहें, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वो अनवांटेड या हार्मफुल प्रोडक्ट्स वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। इसलिए हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उस अनवांटेड मटेरियल्स को हमारी बॉडी से समय समय में बाहर कर दिया जाता है, जिसके लिए हमारी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हर एक लिविंग बीइंग्स क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर बनने वाले अनवांटेड मटेरियल्स या हार्मफुल मटेरियल्स को वो समय समय पे अपनी बॉडी से बाहर निकालता रहता है। ठीक, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, बॉडी के अंदर बनने वाले हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से समय समय बाहर निकालते रहना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, और एक्सक्रीशन के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला फीचर जो कि हमको कॉमनली दिखाई देता है लिविंग बीइंग्स में, वो है आपका डिफिनिट लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन। जैसा कि हम जानते हैं हर एक लिविंग बीइंग्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। हर एक लिविंग बीइंग्स जन्म लेता है, चाइल्डहुड कंडीशन में आता है, अडल्ट कंडीशन में आता है, ओल्ड स्टेज में आता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका एक लाइफ साइकिल चलता है। और हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग बीइंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 150 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो इस तरीके से हर एक अलग अलग जातियों की अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग्स का लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन लगभग फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, जबकि नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब अगर हम अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें जो कि हमको लिविंग बीइंग्स में कॉमनली दिखाई देता है, तो वो है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, फूड सर्च करने के लिए, मैटिंग के लिए या शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब आश्रय के लिए, भोजन के लिए या रिप्रोडक्शन वगैरह करने के लिए, है कि नहीं, मैटिंग करने के लिए, या अलग अलग पर्पस से वो क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही प्लेस पे रह करके अपनी बॉडी के पार्ट्स को हिलाते डुलाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मूवमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों शो करते हैं, जबकि जो प्लांट होते हैं, जनरली जो प्लांट होते हैं वो लोकोमोशन तो नहीं दिखाते बट मूवमेंट शो करते हैं। मतलब वो एक ही जगह फिक्स तो है, लेकिन वो अपने अदर बॉडी पार्ट्स को, लीफ, स्टीम या अदर पार्ट्स को क्या करते हैं, वो मूव करा सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग्स लोकोमोशन या मूवमेंट करता है, और भी अपनी इच्छा अनुसार, खुद से, जबकि नॉन लिविंग बीइंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन लिविंग बीइंग्स में अगर लोकोमोशन या मूवमेंट हमको दिख रहा है तो वो उसकी खुद की इच्छा अनुसार नहीं है, वो किसी विटल एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो लोकोमोशन या मूवमेंट हमको दिखने को नहीं मिल रहा है।
जैसे अगर हम कहते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, तो क्या उसमें लोकोमोशन तो दिख रहा है, सही बात है, बट वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोकोमोशन हमको दिखाई दे रहा है वो खुद से नहीं हो रहा है, उसमें जो फ्यूल्स है, ईंधन है, उस फ्यूल के कम्बशन से, उसके ज्वलन से, है कि नहीं, वो फ्यूल जल रहा है जिससे कि गैस बन रही है, और उस गैस के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट की जा रही है, और उस प्रेशर के द्वारा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको आगे मूव कराया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कॉमनली कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल्फ डिजायरली, अपनी इच्छा अनुसार या विटल एक्टिविटी के द्वारा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट को दिखाते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट नहीं होता, और अगर यदि होता भी है कभी कभी मान लीजिए, तो वो उनकी खुद की इच्छा अनुसार या विटल एक्टिविटी के द्वारा नहीं होता, बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऐसा हमको देखने को मिलता है। ओके, अगले इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें जो कि हमको लिविंग बींग्स में कॉमनली दिखाई देता है, तो वो है आपका डिफिनिट शेप एंड साइज। हर एक लिविंग बींग्स का, उसकी बॉडी का शेप, साइज क्या होता है, लगभग फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। हर एक जितनी भी जातियां आपको दिखाई देती हैं इस पृथ्वी पर, लगभग उनका जो शेप साइज है लगभग क्या है, निश्चित है कि नहीं। जबकि नॉन लिविंग बींग्स जो होते हैं उनका शेप या साइज लगभग निश्चित नहीं होता, तो किसी भी शेप या साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप साइज के हो सकते हैं, बट जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो जातियां होती हैं वो लगभग डिफरेंट शेप या साइज को हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स थे जो कि हमको लिविंग बींग्स में दिखाई देते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में नहीं दिखाई देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ विशेष कैरेक्टर आपने जाना, और इसके ही आधार पर, इन्हीं चीजों के आधार पर आप लिविंग या नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस भी बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आप लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर्स, जितने भी फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये फीचर्स कहीं हमको दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है, लिविंग कंडीशन में है, और अगर ये फीचर्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, नॉन लिविंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स लिविंग बींग्स के। तो इसको आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, और आपने इसको देख लिया इसका समरी टाइप में। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लेना अपने बुक से, जहां से भी आपको पॉसिबल हो। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक की अगर बात करें, तो हमारे बुक में फर्स्ट चैप्टर में जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका डाइवर्सिटी। क्या है, डाइवर्सिटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं डाइवर्सिटी है क्या है, डाइवर्सिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, भिन्नता। ठीक, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, भिन्नता। अब ये डाइवर्सिटी है क्या, डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी से है। वैसे डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है, लेकिन विविधता से तात्पर्य आपके चैप्टर में, आपके बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी से है। तो बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स से मिलकर बन रहा है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। और आप जानते हो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। बायो मीन्स लाइफ, जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, भिन्नता। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, जीवन में विविधता, जीवन में भिन्नता। अब आप जानते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों में भी है कि नहीं। जितने भी लिविंग बीइंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब में लाइफ प्रेजेंट है, सब में जीवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो विविधता हमको दिखाई दे रही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में, अलग अलग जीव जातियों में जो इतनी भिन्नता दिखाई दे रही है, जो इतनी विविधता दिखाई दे रही है, यही है बायोडाइवर्सिटी। या हमारे आसपास जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के
अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म या जीव जातियां हमको दिखाई दे रही हैं, यही क्या है? बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है। ठीक है, तो जैव विविधता से मतलब कि हमारी पृथ्वी पर जो असंख्य जातियां मौजूद हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्पीसीज जो कि हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बीइंग्स अपने लाइफ को अलग अलग तरीके से जी रहा है। हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का शेप, साइज, कलर, बिहेवियर, हैबिटेट सबका अलग अलग है। सब अपने लाइफ को अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में सर्वाइव कर रहे हैं या जी रहे हैं। ठीक है, तो यही सब क्या है? बायोडायवर्सिटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बायोडायवर्सिटी होता है, ठीक है, ये जो बायोडायवर्सिटी है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से देखने को मिलता है। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। फिर इसमें आपको एक बता दूं, पहला क्या है आपका? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा क्या है? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और तीसरा क्या है? इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। ठीक, तो इस संसार में हमको 3 प्रकार से मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं अभी तक लगभग 15 लाख जातियों की खोज हो चुकी है साइंटिस्टों के द्वारा, जिसमें से लगभग 10 लाख, लगभग 10 लाख एनिमल्स और लगभग 5 लाख प्लांट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। मतलब 10 लाख एनिमल स्पीसीज और 5 लाख प्लांट स्पीसीज को खोजा जा चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनका नामोक्लेचर किया जा चुका है। ठीक है, और अभी भी बहुत सारी जातियां, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज अभी भी कंटिन्यू खोजे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीव जातियों की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है, अभी तक कोई निश्चित नहीं है, ये करोड़ों में भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर तरह तरह के जानवर, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, तरह तरह के प्लांट एनिमल्स प्रेजेंट हैं, और उनके बीच में जो हमको ये भिन्नताएं दिख रही हैं, डिफरेंसेस दिख रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी हमको 3 तरीके से देखने को मिलता है। पहला है आपका जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, तीसरा है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, पहला है जेनेटिक डायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, सेकंड स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, एंड थर्ड इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो ये जो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है, ओके, ठीक, तो हमने आपको भी बायोडायवर्सिटी के बारे में बताया कि बायोडायवर्सिटी है क्या। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ, द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ और एनी स्पेशल प्लेस इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। पृथ्वी पर जो तमाम प्रकार के जीवन है, या जीवन में जो इतनी विविधता दिख रही है, क्या या किसी स्पेशल प्लेस पे, किसी विशेष क्षेत्र में जो हमको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जानवर, एनिमल, प्लांट या लाइफ हमको दिखाई देता है, वही क्या है? बायोडायवर्सिटी है। तो हम कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी 3 प्रकार का होता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। अब अगर हम बात करें जेनेटिक बायोडायवर्सिटी की, तो ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी जातियां, ऐसे स्पीसीज जिनका जीन पूल काफी क्लोज होता है, या जिनके जीन पूल काफी मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं। स्पीसीज तो वो एक ही है, लेकिन उस स्पीसीज में भी उसकी काफी सब स्पीसीज हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी वेराइटियां हमको, रेसेस देखने को मिल रही हैं, प्रजातियां। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी वो बायोडायवर्सिटी है कि जो हमको एक ही जातियों के बीच, एक ही स्पीसीज के बीच देखने को मिल रहा है, और उनका जो जीन पूल है वो काफी क्लोज है, काफी मिलता जुलता है, उनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। अब अगर हम बात करें स्पीसीज बायोडायवर्सिटी की, तो स्पीसीज बायोडायवर्सिटी का मतलब जो जातियों में विविधता है हमको दिख रही है, जातियों में या स्पीसीज में जो हमको विविधता दिख रही है, अलग अलग जातियों में जो भिन्नता दिख रही है, वो क्या है? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी है।
अगर हम बात करें इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी के बारे में या इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं? पॉन्ड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इको, बहुत सारे प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग इकोसिस्टम में, अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशन में हमको अलग अलग प्रकार की बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम अलग अलग इकोसिस्टम की बात करें या इकोलॉजिकल क्षेत्र, इकोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, तो वहां पे हमको अलग अलग प्रकार के डायवर्सिटी देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्मों के बीच। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। अब अगर इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी 3 तरीके का होता है, ठीक? पहला है अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी, गामा बायोडायवर्सिटी। अल्फा, बीटा एंड गामा बायोडायवर्सिटी। तो जो अल्फा बायोडायवर्सिटी होता है ये एक विशेष क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है कि नहीं? किसी विशेष क्षेत्र में। बीटा का जो रेंज है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, काफी वो विस्तृत होता है, ठीक है? लेकिन जो गामा बायोडायवर्सिटी है ये काफी बड़े रेंज में होता है, ये बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी है वो अल्फा, बीटा और गामा हो सकती है या होती है, ठीक? तो इस तरीके से आपने बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया वगैरह हो गए, ट्रॉपिकल एरियाज हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज वगैरह हो गए, वहां पे हमको बायोडायवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब वहां पे प्लांट और स्पीसीज की काफी संख्या देखने को मिलती है। जबकि अगर हम जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की तरफ जाएंगे, है कि नहीं? तो पोलर रीजन में हमको बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिलता है। लेकिन हम ट्रॉपिकल एरियाज में अगर जाएंगे, ट्रॉपिक एरियाज में जाएंगे तो वहां पे हमको बायोडायवर्सिटी कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, ठीक? तो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में हमको बायोडायवर्सिटी अलग अलग देखने को मिलती है कि नहीं? ठीक? तो इस तरीके से आपका ये डायवर्सिटी भी लगभग हो चुका है, ठीक है? तो इसको आप लोग अपने नोट्स, अपने बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है? और अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है? तो जिसको हम लोग अभी अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके?